एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। एसके बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1, 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित एसके बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 82599547 इस न्यूज के प्रायोजक हैं मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, 0 माइल, दादर रोड, खुदीराम बोस कॉलेज के निकट, मुजफ्फरपुर। बहुत बहुत स्वागत है आपका डेन न्यूज में और आपके साथ मैं हूं तनु। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। पुलिस को मिली बहुत बड़ी कामयाबी, अगवा बच्चे को 36 घंटे के भीतर किया सकुशल बरामद। फिरौती की रकम के साथ 2 अपहरणकर्ता गिरफ्तार। सीवरेज निर्माण के दौरान बड़ा हादसा, एक मजदूर की हो गई मौत। और थानेदार से लेकर पुलिस कप्तान तक ने जुलूस निकाल दाता के दरबार में चढ़ाई चादर। तो ये थी सुर्खी और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। फिरौती के लिए अगवा किए गए बच्चे को न सिर्फ 36 घंटे के अंदर सकुशल बरामद कर लिया, बल्कि फिरौती की रकम के साथ 2 अपहरणकर्ताओं को भी गिरफ्तार कर लिया। अहियापुर थाना इलाके के शेखपुरा ढाव से मुंह बोले मामा ने ही 12 वर्षीय भांजे का अपहरण कर लिया। फिर बच्चे के पिता को कॉल कर 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी। रुपए नहीं देने पर बच्चे की हत्या कर देने की धमकी भी दे दी। रैसम मनी का फौरन इस्तेमाल करने को कहा गया। ट्रैवल एजेंसी संचालक राजीव कुमार बेटे का अपहरण होने के बाद काफी सोच विचार कर अहियापुर थाने में शिकायत दर्ज करा। मामला एसएसपी जयंत कांत तक पहुंचा। उन्होंने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल 15 सदस्यीय टीम गठित कर दी, जिसका नेतृत्व टाउन डीएसपी राम नरेश पासवान कर रहे थे। टीम में डीआईयू प्रभारी सुजाउद्दीन और एसआईटी के योगेंद्र प्रसाद भी थे। जिस नंबर से कॉल आया था उसका लोकेशन निकाला गया। अपहरणकर्ताओं को लोकेशन नेपाल बॉर्डर के आसपास मिला, लेकिन फिरौती की रकम गाय घाट में लेकर आने को कहा गया था। इससे पुलिस कंफ्यूज हुई। तब एसएसपी ने 3 अलग अलग टीम बनाई। एक टीम नेपाल तो दूसरी गाय घाट और तीसरी छपरा इलाके में कैंप करने लगी। अपहरणकर्ताओं के मोबाइल का लोकेशन बार बार बदल रहा था। पुलिस जब इस लोकेशन पे पहुंचती तो मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता था। इससे पुलिस को परेशानी होने लगी। शुक्रवार शाम को अपहरणकर्ताओं ने राजीव को कॉल किया। गाय घाट में फिरौती की रकम लेकर आने को कहा, लेकिन 8 बजे जब राजीव ने दोबारा उस नंबर पर कॉल किया तो मोबाइल स्विच ऑफ था। फिर रात को कॉल कर छपरा आने को कहा। इसी दौरान पुलिस को अपहरणकर्ताओं का लोकेशन छपरा में मिला। वहां पहले से एक टीम मुस्तैद थी। एसएसपी के निर्देश पर टीम ने छपरा रेलवे स्टेशन के समीप घेराबंदी कर दी। राजीव फिरौती की रकम में से 8 लाख रुपए लेकर वहां पहुंचे। जैसे अपहरणकर्ताओं रुपए लेने आए, विशेष टीम ने उसे दबोच लिया। उसकी निशानदेही पर बच्चे को वहीं से सकुशल बरामद किया गया। रैसम मनी भी मिल गई। आरोपियों की पहचान सिवान जिले के लकड़ी नवीनगंज के सरोज कुमार और गोपालगंज महुआ के रवि कुमार के रूप में हुई है। सरोज मुहम्बोला मामा बताया गया है। पीड़ित राजीव ने बताया कि आरोपी सरोज उनके साला विजय का दोस्त है। पहले विजय के साथ वह घर पर अक्सर आता था। इससे पहचान हो गई थी। 2018 में उनके साले विजय की मौत हो गई थी। फिर भी सरोज कभी कभी उनके घर आता जाता था। रॉकी से वह काफी घुल मिल गया था। वह उसे मामा बुलाता था।
सरोज भी उसे सगे भांजे की तरह प्यार करता था। उसके लिए कभी चॉकलेट तो कभी गिफ्ट्स लेके आता था, लेकिन क्या पता था कि उसकी नीयत में खोट है। राजीव ने बताया कि 10 मई को शाम को सरोज ने रॉकी को कॉल कर बाहर दुकान पर आने को कहा। रॉकी जब वहां गया तो उसे घुमाने ले जाने की बात बोलकर गाड़ी में बैठा लिया और चला गया। जब रॉकी काफी देर घर नहीं पहुंचा तो वे लोग खोजबीन करने लगे, लेकिन उसका पता नहीं चला। रात को हियापुर थाने में जाकर शिकायत की। इसके बाद कुछ देर बाद कॉल आई कि रॉकी को किडनैप कर लिया गया है। फिरौती में 30 लाख रुपए की मांग की गई। ये सुनते ही राजीव समेत पूरा परिवार दहशत में आ गया। राजीव एक जमीन की खरीद बिक्री कर रहे थे। यह करोड़ों का सौदा बताया जा रहा है। उसने इसी मौके का फायदा उठाकर उसे पता था कि राजीव के पास से 1 करोड़ रुपए हैं। उसने रॉकी को अपहरण किया और 30 लाख की फिरौती मांग ली, लेकिन राजीव ने बताया कि वह डील कैंसिल हो गई थी। बहुत मुश्किल से 8 लाख रुपए जुटा पाए। अपहरणकर्ता ने पुलिस पूछताछ में बताया कि हियापुर से रॉकी को अगवा करने के बाद नेपाल बॉर्डर पार कर ले गया था। रॉकी को तब तक अंदाजा नहीं था कि उसका अपहरण हुआ है। वह मामा के साथ मजे लेकर घूम रहा था। करीब 24 घंटे से अधिक तक कभी नेपाल बॉर्डर के उस पार तो कभी उस पार कर रहा था। इसके बाद वहां से रैम्स मनी लेने के लिए गायघाट फिर छपरा पहुंचा, जहां पुलिस ने उसे दबोच लिया। एसएसपी जयंतकांत ने बताया कि रुपए लेने के बाद भी ये लोग बच्चे की हत्या कर देते या गायब करने के फिराक में थे। अपहरणकर्ताओं ने कहा कि रॉकी ने उसे पहचान लिया था, अगर उसे छोड़ देते तो वह सब कुछ बता देता। वो दोनों पकड़े जाते। इसी बात को छुपाने के लिए रुपए लेने के बाद उसकी हत्या करने की प्लानिंग थी। एसएसपी ने कहा कि टीम के सभी सदस्यों ने बेहतरीन कार्य किया है। इसके लिए सभी को सम्मानित किया जाएगा। घूमने के लिए गए थे। अच्छा, फिर कहाँ था रहा? फिर क्या हुआ था? कौन लोग ले गए थे तुमको? मामा लेके गए थे घुमाने। क्या बोल के गए थे? हम गए थे घुमाने ले चले थे। अच्छा, फिर वहाँ से गए घूमने। अच्छा, किस चीज़ से ले गए थे? ऑटो से गए थे। कहाँ ले गए थे? हाँ, अपने मामा स्टेशन पे। अपने मामा हैं? क्या नाम है? सरोज कुमार। वहाँ खाना पीना देते थे? मारपीट भी किया आपके साथ? नहीं। बैठते भी थे? ना, कुछ बोलते थे? नहीं कुछ बोलते थे। बात करने के लिए पापा से बात करते थे कि पापा से बात करा दीजिए, मम्मी से? 10 तारीख को 5 बजे ये गया था फील्ड में खेलने, 4 बजे, ठीक ना। इसके बाद ही खेलने के बाद ही चला गया था कपड़ा उपड़ा पहन करके मनीष किराना दुकान पे, ठीक ना। तो वहाँ से लेट हुई तो हम लोग 7 बजे सोचे कि अभी तक रॉकी नहीं आया, ठीक ना। तो हम लोग खोजना स्टार्ट कर दिए कि रॉकी गया सो गया कहाँ। तो हम लोग 2-3 घंटा खोजे पूरे घर द्वार में, अगल बगल में, अड़ोस पड़ोस में खोजे, नहीं कहीं मिला। तो 8 बजे हम थाने पहुंच करके रिपोर्ट किए, सलाह दिए कि मेरा बच्चा गुम हो गया। अच्छा जी। जो भोला मामा के बारे में बता रहे, वो क्या आपके घर में पहले से आना जाना करते थे? जी। क्या नाम है? उसका नाम है, मेरे साला का नाम था विजय कुमार। हाँ, उसी का दोस्त था? उसी का दोस्त था। मेरा साला का घर था गुड़मी। वो दोनों पहले राजस्थान में लेदर कंपनी में काम करता था, ठीक ना। आना जाना उससे लगा हुआ रहा था। तो 2018 में विजय कुमार को डेथ हो गया। उसके बाद ये अपना कभी कभी ये आता जाता था हमारे यहाँ। अभी फ़िलहाल ये 1-2 महीना से रह रहा था और बच्चा घुल मिल गया था। अच्छा, काफ़ी प्रॉपर्टी के लिए पैसा वगैरह रखे तो उस पर मतलब उसको कैसे पता चला था? देखिए, उसके लिए हम लोग प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे, ठीक ना। प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे, लेकिन वही हिसाब से हमको पता नहीं, ठीक नहीं, इसलिए हम लोग छोड़ दिए। जी। ये बात में बोला साला को पता था? जी, साला को नहीं, सरोज था। सरोज को पता था? हाँ, पता था उसको। अच्छा। हम उसको उसी का फायदा उठाया? जी। अच्छा, कैसे आप जाने कि वही ले गया है अपहरण? जी, हम लोग सीसीटीवी कैमरा जहाँ से ये उठा, मनीष किराना दुकान अखाड़ा घाट रोड में से, तो हम लोग वहीं सीसीटीवी कैमरा देखे तो वही था 2 लड़का से, सरोज था और एक दोस्त और कोई होगा। तो देखे तो उसी पर शक पूरा चला गया कि यही लेके चला गया। फिरौती का अमाउंट कितना लेकर गए थे यहाँ? कितना मांगा गया? 30 लाख रुपया। 30 लाख मांगा गया? जी। आप कितना लेकर गए? हम
8 लाख रुपया तक उड़ा लिए थे, लेकिन कह रहे थे कि गरीब आदमी है, हम इतना नहीं होगा हमसे। वो लोग क्या बोला? आप जब बताए होंगे कि 8 लाख रुपए लेके जा रहे हैं तो क्या बोला? नहीं, उसके बाद वो हम लोग निकले ना, तो 6 बजे निकले, 8 बजे फ़ोन किया, उसके बाद वो गायघाट बुला रहा था, उसके बाद 8 बजे के बाद वो फ़ोन नहीं किया। बेटा हाथ में आ गया और सकुशल बरामद, खुश है ना? जी जी। के अय्यापुर थाना क्षेत्र में पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली कि एक व्यक्ति जिनका 12 वर्षीय बच्चा, जिसको एक अन्य व्यक्ति ने, जो कि उनके था, उसने उसे किडनैप कर लिया है और किडनैपिंग के बाद में जो है उससे 30 लाख रुपए की लगातार रैंसम कॉल की मांग की जा रही थी। इस मामले में डीएसपी टाउन, डीएसपी प्रोबेशनर और डीआईयू टीम के सदस्यों के साथ में 15 सदस्यीय टीम बनाई गई, जिसने लगातार इस मामले में काम किया। काम के दौरान जो वर्क हुआ, ऑपरेशन हुआ, उसके दौरान ये पता लगा कि बच्चे को नेपाल के बॉर्डर पे ले जाया गया और वहाँ पर नेपाल के एक नंबर से लगातार कॉल किया जा रहा था। इसमें टीम ने फिर जो है डिवाइड होकर के अन्य लोकेशंस पे छापेमारी की और छापेमारी के पश्चात में बच्चे को कल बीती रात के 2:30 बजे सकुशल फिरौती के 8 लाख रुपए के साथ में छपरा रेलवे स्टेशन से बरामद किया गया। इस प्रकार पुलिस ने लगातार 36 घंटे तक पुलिस की टीम ने काम करते हुए बच्चे की सकुशल वापसी की। थैंक यू। कितनी मांगी गई थी सर? 30 लाख रुपए की रैंसम कॉल थी और जो क्रिमिनल्स हैं उनको इनके जो बच्चे हैं उनके फादर और पेरेंट्स की आर्थिक स्थिति के बारे में पता था और ये एक ज़मीन की खरीद फरोख्त कर रहे थे, जिससे इन लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली कि लगभग इसके पास में पैसे हो सकते हैं इनके पास में। इसी आधार पर उसने 30 लाख रुपए की रैंसम कॉल की डिमांड करी और उसके बाद में जो है 10 लाख रुपए रैंसम कॉल, 8 लाख रुपए रैंसम कॉल के साथ में बच्चे को पुलिस ने बरामद किया। कहाँ से बरामदगी हुई है? पुलिस की एक टीम जो है 3 जगह पे लगातार वर्क कर रही थी। एक टीम नेपाल बॉर्डर पे कर रही थी, दूसरी टीम डीएसपी टाउन के नेतृत्व में गायघाट के एरिया में जहां पर रैंसम कॉल दी जानी थी वहां कर रही थी। वहां पर रैंसम कॉल दी गई और उसके बाद में उस क्रिमिनल्स का पीछा किया गया। पीछा करने के बाद के दौरान ये पता लगा कि छपरा रेलवे स्टेशन पे बच्चे को ले जाया गया है और उसको वहां से गायब कर देने की इन लोगों की साजिश थी, जो बाद में इन्होंने कन्फेस भी किया है। और इस आधार पर जब छपरा रेलवे स्टेशन टीम पहुंची तो उसके रेलवे ट्रैक के पास से बच्चे को बरामद किया गया और उसके बाद में साथ में पैसे भी बरामद किए गए। जो लोग के द्वारा किया गया है वो क्या परिचित पहले से घर में आना जाना था इन लोगों का? ये लोगों का इसमें जो जिसने जो है इसके किडनैपिंग को अंजाम दिया है, इसके पूरा एक ऑर्गेनाइज तरीके से इसको काम किया उसने। वो पहले जो है पहचान बढ़ा के उसने बच्चे के साथ में, फैमिली के साथ में मेलजोल बढ़ाया और फिर अचानक वो गायब हो जाता है और गायब होने के बाद में फिर कुछ दिनों बाद में वो बच्चे को कॉल करके बुलाता है और उसको जो है उसको पकड़ करके किडनैप कर लेता है। ये प्रोफेशनल लोग किडनैपर हैं? अभी तक के हम लोग इनके बारे में पता कर रहे हैं, क्योंकि इसमें से जो 2 लोग अरेस्ट हुए हैं उसमें से एक गोपालगंज का है और दूसरा सिवान का रहने वाला है। तो ये यूपी बॉर्डर के पास के रहने वाले हैं और जो इन लोगों ने बताया है कि ये लोग जो रैंसम कॉल है उसको लेने के बाद में बच्चे के साथ में उसको गायब कर देने की इन लोगों की साजिश थी यूपी बॉर्डर के आसपास में, जिससे किसी तरीके का कोई सुराग नहीं मिल पाया। और ये अभी तक की पूछताछ आगे चल रही है। इसमें हम लोग पूरा जो इसके बाकी जो 2 लोग फरार हैं उनको अरेस्टिंग के बाद में आगे की टीम वर्क सर एक अच्छी काम की है, क्या हम लोग इस सम्मान के लिए अनुशंसा करेंगे? इसमें अनुशंसा भी की जाएगी और जो पूरा वर्क हुआ है वो बड़े ही कंसील तरीके से, गोपनीय तरीके से किया गया, कॉन्फिडेंशियल तरीके से। और इसमें जो सभी टीम के मेंबर्स हैं उन्होंने पूरे कोऑर्डिनेशन के साथ में डीएसपी टाउन के और डीएसपी प्रोबेशनर के नेतृत्व में वर्क किया, जिससे जो है हम लोग इसको पूरी दुनिया में भले ही मई महीने में मजदूर दिवस मनाया जाता है, लेकिन श्रमिकों की स्थिति में सदियों बीत जाने के बावजूद सुधार नहीं हुआ है। श्रमिक आज भी जोखिम भरे माहौल में काम करने को मजबूर है। शनिवार को मुजफ्फरपुर के सीवरेज निर्माण के दौरान बहुत बड़ा हादसा हो गया। जिले में शनिवार को वार्ड 14 के डॉक्टर केपी सिन्हा गली में महेश्वरी कॉम्प्लेक्स के सामने बुडको द्वारा
सीवरेज लाइन डालने के लिए खुदाई के दौरान सुरक्षा मानकों में लापरवाही के कारण गड्ढे के नीचे पानी पाइपलाइन फूटने से मिट्टी ढहने पर एक मजदूर अंदर दब गया। आसपास के लोग और अन्य मजदूरों की सहायता से काफी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला गया। आनंद फानन में उसे सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पूरे शहर में सीवरेज की पाइपलाइनों को जोड़ने और नई पाइप डालने का काम इन दिनों चल रहा है। वार्ड नंबर 14 में महेश्वरी कॉम्प्लेक्स के समीप सीवरेज लाइन बिछाने के लिए जमीन के नीचे गड्ढे खोदने के लिए मजदूर नीचे उतरे हुए थे। मिट्टी को धंसने से रोकने के लिए ठेकेदार ने लोहे के स्लीपर नहीं लगाया था। इसका नतीजा यह हुआ कि काम के दौरान नीचे की मिट्टी धंस गई और सीतामढ़ी का 24 वर्षीय रंजीत कुमार उसमें फंस गया। घटना से वहां हड़कंप मच गया। सीवरेज स्टाफ और आसपास मौजूद लोगों ने रंजीत को किसी तरह बाहर निकाला। हालांकि उसकी हालत गंभीर थी। जल्दी से उसे सदर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसे नहीं बचाया जा सका। मृतक रंजीत के बड़े भाई जयराम ने बताया कि सीतामढ़ी के वो लोग रहने वाले हैं और 5 महीने से वुडको के लिए चल रहे सीवरेज के काम में दोनों भाई काम कर रहे हैं। इस हादसे के बाद काम ठप हो गया है। इधर पूर्व पार्षद रामनाथ भारती का कहना है कि नगर निगम प्रशासन को इस मामले को गंभीरता से लेते हुए ठेकेदार को नोटिस जारी कर कार्रवाई करनी चाहिए। उन्हें हर हाल में सुरक्षा के मानक अपनाते हुए काम करने के लिए कहा जाए। सर काम करवा रहे थे, सब आदमी काम कर रहे थे, वो बोरिंग बॉक्स रखा नहीं था, पाइप टूट गया, मिट्टी दब गया उसमें। नगर निगम का काम कर रहे थे जी ना, ये इसका बुटको का। क्या चीज का काम कर रहे थे? सीवरेज का। सीवरेज का काम कर रहे थे। जो डूबे हैं उनका कितना उम्र होगा लगभग? उसका होगा 24 या 22 होगा सर। क्या नाम था? रंजीत कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? सीतामढ़ी का। अभी जो आप लोग निकाल के ले गए हैं तो सांस अभी चल रहा था? जी अभी चल रहा है। कहाँ ले गए हैं? सर अब पता नहीं कहाँ ले गए, कंपनी के लोग। सदर अस्पताल ले गए हैं। आप कौन हुए उनके? उनके हम भाई लगेंगे। आपका नाम? जयराम कुमार है। कहाँ के रहने वाले हैं? सीतामढ़ी के। सीतामढ़ी से यहाँ आए थे काम करने के लिए? कितने दिन से काम कर रहे थे यहाँ पे? हो गया 4-5 महीने से हो गया। जानकारी मिली कि हमको आदमी ने यहाँ से फ़ोन किया, सीवरेज नाला का काम हो रहा है यहाँ पर, जो गली कुची सब तर चीरा जा रहा है, फाड़ा जा रहा है, सारा रोड जो है से तहस नहस हो गया। लेकिन इसी दरमियान चेम्बर बना रहे थे सीवरेज का, तो सीवरेज से बहुत ज़्यादा गड्ढा कर रहे थे। बस एक बार समुच्चा धंसना की तरह धंस गया, अब पूरा रोड धंसने लगा। उसी का मजदूर स्मार्ट सिटी का जो सीवरेज का नाला का जो निर्माण करता है, उसी का लेबर उसी में धंस गया, उसी में फंस गया धंसना में। और उसको निकाल कर उसको हॉस्पिटल भेजा गया है। क्या स्थिति है अभी? स्थिति उसकी नाजुक है। जिस तरह हम जो देखा, हम जो समझा, उस हिसाब से लगता है कि वो नाजुक है। कितना फीट में धस गया होगा? वो करीब 20 फीट है। 20 फीट है। 20 फीट 25 फीट लंबा। सिटी में हम जो पहले भी कहते आए हैं कि स्मार्ट सिटी नहीं, ये नाश सिटी है। ये पूरे शहर को खोद के रख दिया। बहुत की हत्या होगी, बहुत आदमी डूबेंगे, मरेंगे। एक तरफ से अगर ये काम होता तो इस तरह से घटनाएं नहीं घटती, लेकिन एक तरफ से काम नहीं हो रहा है। काम हो रहा है, कभी इधर चिर दे रहा है, कभी इधर चिर दे रहा है, इधर कभी फोड़ दे रहा है, इधर जैसे फाड़ दे रहा है। यही काम हो रहा है, जिससे लोग गिर रहे हैं, बच्चे भी गिर रहे हैं, सियान भी गिर रहे हैं। और अंत में पता चला है, आज हमको आए हैं दौड़ल तो देख रहे हैं कि उनका लेबर भी वही में धंस गया है। मुजफ्फरपुर में वर्षों से एक अनोखी परंपरा चलते आ रही है। यहाँ के एक मजार पर न सिर्फ आम बल्कि खासम खास लोग भी जाकर माथा टेकते हैं। पुलिस प्रशासन के लिए तो वह वहां जाकर चादर चढ़ाना तो अनिवार्य है। थानेदार से लेकर एसएसपी तक गाजे बाजे के साथ जुलूस में शामिल रहते हैं। चादर निकाल शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए दाता कंबल शाह के दरगाह पहुंचा, जहां अधिकारियों ने मजार शरीफ पर चादर पोशी की। इससे पूर्व नगर थाना परिषद में शानदार कव्वाली का मुकाबला रखा गया, जिसमें शहर की कलाकार रीना परवीन और मुमताज कादरी ने एक से बढ़कर एक कव्वाली गाकर उपस्थित लोगों को झुमा दिया। इस मौके पर एसएसपी जयंत कांत, डीएसपी टाउन राम नरेश पासवान, एसडीओ पूर्वी ज्ञान प्रकाश, एसडीओ पश्चिमी ब्रजेश कुमार, नगर थानेदार अनिल मिठनपुरा, थानेदार श्रीकांत प्रसाद, यातायात थानेदार धर्मेंद्र कुमार समेत तमाम पुलिस पदाधिकारियों ने दाता के दरगाह पर पहुंच चादर पोशी की और पूरे देश में अमन चैन की दुआ मांगी। दर्शकों को बता दें कि कोरोना काल के पूरे 2 साल के बाद इस तरह का आयोजन देखने को मिला। मान्यता है कि एक बार दाता कंबल शाह नगर थाने के पास सड़क पर पेशाब कर रहे थे। उसी समय अंग्रेज लॉर्ड की सवारी आ गई। लॉर्ड ने दाता पर कोड़े चलाए, मगर उसका हाथ हवा में ही उठा रह गया। बाद में दाता ने सरकारी कुत्ते विदेशी डॉग कहते हुए कहा कि
अपने देश की हिफाजत कर नहीं सकते, हमारे देश पर हुकूमत करने आए हो। उनके यह कहने पर कि इंग्लैंड सचिवालय में लगी भीषण आग को मैं पेशाब से बुझा रहा हूं। यहाँ से दाता कंबल शाह मज़ार के लिए जो चादर पोशी का कार्यक्रम की शुरुआत हुई यहाँ पर, जिसमें सभी लोग उपस्थित हुए, पीस कमेटी के सभी लोग सदस्य और अन्य वरिष्ठ लोग जो है अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण, डीएसपी टाउन और अन्य अधिकारीगण यहाँ पर उपस्थित थे। और हम लोग कामना करते हैं कि जो एक सांप्रदायिक सौहार्द है, लोगों के बीच में जो प्यार है, वो इसी प्रकार से बना रहेगा। नगर निगम की ओर से भी शहर की सुख समृद्धि के लिए दाता कंबल शाह के मजार पर चादर पोशी की गई। नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्री और उप नगर आयुक्त मोहम्मद ओसामा, वार्ड पार्षद अब्दुल बाकी, केपी पप्पू, प्रधान सहायक अशोक कुमार सिंह, नगर निगम कामगार यूनियन के अध्यक्ष अशोक राय सहित कई अन्य कर्मी एवं वार्ड पार्षदों ने निगम कार्यालय में पूजा अर्चना की। उसके बाद जुलूस निकालकर दाता के मजार पर चादर चढ़ाई। नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्री ने कहा कि पुरानी परंपरा को निभाते हुए शहरवासियों की सुख समृद्धि की कामना दाता से की गई। मनी हाल लेके निकले ना, शादी बांटा चलिए। रिंकू भाई लाइन काट यहाँ क्या मतलब जी, आज परम श्रद्धेय दाता कंबल शाह की मज़ार पर आज चादर पोशी करने वार्षिक परंपरा रही है निगम परिवार की ओर से। आज उसी का दायित्व का निर्वहन करते हुए आज निगम परिवार के साथ आज चादर पोशी की और शहर में अमन चैन और तरक्की के लिए दुआ मांगी, ताकि जो भी समस्याएं हैं हम लोग, हमारा शहर और हमारा पूरा जिला और प्रदेश पूरा विकसित होता है। बरसात से पहले हुई हल्की बारिश से उत्पन्न हुए हालात ने शहरवासियों को डरा दिया है। जल जमाव से निजात दिलाने को लेकर चल रहे नगर निगम की तैयारियों की पोल भी खुल गई है। शनिवार को हुई बारिश से शहर के अधिकतर भाग जलमग्न हो गए। मोती झील और कल्याणी समेत शहर के कई इलाके डूब गए। इससे लोगों को भारी परेशानी हुई। कल्याणी चौक और मोती झील के अलावा स्टेशन रोड, केदारनाथ रोड, आमगोला रोड, बेला रोड, रामबाग रोड, कृष्णा सिनेमा के सामने वाली सड़क, तिलक मैदान रोड, आमगोला रोड, चंद्रलोक चौक समेत कई इलाकों में जल जमाव से सड़क और नाला एक हो गया। क्लब रोड एवं मिठनपुरा में आधा दर्जन से अधिक गलियों में भी जल जमा हो गया है। इसके अलावा शहर के कई गली मोहल्लों में बारिश का पानी जमा हो गया। कालीबाड़ी रोड के साथ साथ श्री कृष्ण श्याम पथ एवं बालाजी हनुमान मंदिर रोड में भी भारी जल जमा हो गया है। नगर आयुक्त ने कहा कि विवाद के कारण फर्दो नाला की उड़ाही कार्य में विलंब हुआ। अभी रात दिन काम चल रहा है। उम्मीद है कि बरसात पूर्व उड़ाही का काम पूरा हो जाएगा। उसके बाद मोती झील में भी अधिक देर तक जल जमाव नहीं होगा। मोती झील निवासी राजीव कुमार, कल्याणी निवासी राजू केशरी,
आम गोला रोड निवासी दीपक कुमार ने कहा कि नगर निगम की पोल खुल गई है। सारे नालों की उड़ाही के दावों के बीच शहर में हुई जल जमाव से आगे क्या होगा शहरवासियों को पता चल गया है। भी नहीं होता है, हर 15 दिन पर 10 दिन पर आता है, कहीं कहीं पर एकदम कुंड के तरह छेदा करके चल जाता है। हम लोग बराबर करते हैं, हम लोग सिलाब हटा देते हैं कि यहाँ से वहाँ तक के क्लियर कीजिए, तो नहीं करता है। कहीं कहीं पर कुंड कर करके मतलब कि चल जाता है, इधर कैसी रह जाता है, उधर कैसी रह जाता है, बीच में कुंड करके चल जाता है। अच्छा से नहीं करता है। हम लोग के नाला उला के सलाब उलाब सब हटा के तोड़ ताड़ देता है, लेकिन क्लियर कभी भी नहीं किया। हर 10 दिन पर 15 दिन पर आता है, कहीं कहीं पर गड्ढा करके चल जाता है। इस कारण जब भी बारिश होती है तो पूरा मोहल्ला में पानी भर जाता है, हम लोग के घर में पानी घुस जाता है, हम लोग को बच्चा स्कूल नहीं जाता है। इतना ना पानी लगा हुआ रहता है कि क्या जाएगा स्कूल। हम लोग नहीं जाने देते हैं स्कूल बच्चा को पढ़ने के लिए। एक दिन निकला स्कूल जाने के लिए, सारा बच्चा नाली में गिर गया। नाला रोड की क्या स्थिति है मोहल्ला की? बहुत बुरा स्थिति है, इतना बुरा स्थिति है कि अभी थोड़ा सा पानी हुआ, देख लीजिए कितना कादो कीचड़ हुआ है। पिलुआ ससर के हम लोग के घर में जाता है। बहुत स्थिति खराब है। नगर निगम का चोर है, जुटो के कहता है कि हम लेबर के ना घुसाना, नाली में घुसेगा तो मेरा लेबर मर जाएगा। तो लेबर नाली में ना घुसेगा तो कम से कम मशीने से क्लियर करेगा ना। हम लोग के सामान सब तोड़ ताड़ के नाश कर देता है, लेकिन अच्छा से सफाई नहीं करता है। कहीं कहीं पर थोड़ा थोड़ा गड्ढा करके बस चल जाता है। पानी हुआ है सुबह में थोड़ा सा, देखिए क्या स्थिति है इस रोड का। नगर निगम साफ किया हुआ रोड नाला साफ, फिर भी स्थिति वही है, कोई सुधार नहीं। स्मार्ट सिटी बनने का सरकार घोषित की है, क्या स्मार्ट सिटी इसी का नाम है? रोड नाला क्या स्थिति है यहाँ का? बहुत खराब। 39 वार्ड के कानून पैसा आया है तो पैसा कौन? में नाला रोड का समस्या है, देख रहे हैं। थोड़ा सा पानी बरसता है, नाला भर जाता है, थोड़ा मोड़ा साफ करके जाता है, ऊपरे का ऊपरे छान देता है, खाली पन्नी पूरी सब। उसके बाद वैसे ही भरा रहता है, थोड़ा सा बारिश होती है पूरा लपालप हो जाता है। शादी ब्याह का घर है, मोहल्ला है, देख लीजिए कि क्या मोहल्ला। पानी में क्या हो, जब पानी बरसता है क्या समस्या होती है? पानी थोड़ा सा बरसता है एकदम कादो कीचड़ हो जाता है पूरा एकदम। थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो देखिए कि एकदम महीना दिन तक एकदम पानी लगा ही रहता है, निकलने का कोई निकासी करने का कोई नहीं रहता है। सफाई नहीं होती है क्या? कुछ नहीं। मुजफ्फरपुर से महाराष्ट्र के लिए किसान एक्सप्रेस खाली दौड़ रही है। वहीं किसानों को लीची भेजने के लिए ट्रांसपोर्टरों का मनमाना किराया चुकाना पड़ रहा है। किसान एक्सप्रेस से लीची की ढुलाई पर किसानों को किराए में 50% रियासत मिल सकती है। किसान एक्सप्रेस महाराष्ट्र के देवलाली और मनमाड से कृषि उपज लेकर मुजफ्फरपुर जंक्शन आती है, लेकिन वापसी में मुजफ्फरपुर से खाली महाराष्ट्र के लिए जाती है। देवलाली और मनमाड से 200 किलोमीटर दूर पर मुंबई है। मुंबई लीची का सबसे बड़ा बाजार है। किसानों की ओर से लगातार किसान एक्सप्रेस का मुंबई तक विस्तार की मांग की जा रही है, लेकिन रेलवे ध्यान नहीं दे रहा है। शनिवार को पवन एक्सप्रेस से लीची की ढुलाई नहीं किए जाने से नाराज लीची किसानों ने उप किसान आयुक्त से मुलाकात कर जल्द से जल्द इस परेशानी को दूर करने की मांग की। लीची उत्पादक संघ के सदस्यों का कहना है कि पवन एक्सप्रेस से अगर लीची की ढुलाई शुरू हो गई तो लीची उत्पादकों को काफ़ी फायदा होगा। वहीं डीडीसी आशुतोष द्विवेदी का कहना है कि जल्द ही समस्या का निदान कर लिया जाएगा। बिहार लीची उत्पादक संघ प्रोटेस्ट करने का कारण ये हुआ है कि मुंबई लीची का बहुत बड़ा बाजार है। मुद्दतों से यहाँ एक या दो पार्सल वाहन जाती रही है, लेकिन इस साल एक पार्सल वाहन भी देने को तैयार नहीं है रेलवे, जबकि रेल मंत्रालय को आवेदन दिए हैं, कृषि मंत्री को आवेदन दिए हैं, प्रधानमंत्री के यहाँ से भी निर्देश है और परसों तक कहता रहा। यहाँ जिला पदाधिकारी महोदय भी लिख करके दिए हैं, कृषि सचिव लिख कर दिए हैं कि पार्सल वाहन दीजिए। तो 500 टन लीची गत साल मिला तो उससे गया, लेकिन हम लोगों का इस बार लक्ष्य था 1000 टन लीची भेजने का, 2 पार्सल वाहन चाहिए। अब कल मंडल कार्यालय से सोनपुर से फोन आया कि नहीं, एक भी पार्सल वाहन इस साल नहीं दिया जा सकता है, चूँकि जगह नहीं है। पैसेंजर के काटने का होगा, पैसेंजर को भेजेंगे, आपको लोगों का माल नहीं भेजेंगे। मुंबई की ट्रेनों में इस तरह की दिक्कत? हाँ, मुंबई के दिल्ली और जो दूसरी तो बाई रोड का काम, दिल्ली तो बाई रोड ट्रक से चला जाता है, मुंबई पर सिर्फ रेलवे पर ही डिपेंड है। अब मुंबई में अत्यधिक मांग है लीची का, हम 1000 टन भी कम है वहाँ। अधिकारियों से बात हो पाई है यहाँ के अधिकारियों से? नहीं, यहाँ के अधिकारी से अभी बात होगी, मीटिंग से निकलेंगे तो उन्हीं से बात, डीएम साहब और डीडीसी साहब से बात करने के लिए हम लोग। में जो बैठक हुई थी, इससे पूर्व में सब जगह हम लोग कहाँ बैठक?
इसके पूर्व में क्या आश्वासन? हाँ, इसके पूर्व में एक दिन कॉन्फ्रेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंस से एक दिन मीटिंग किए थे, डीसीएम थे और सीसीएम भी थे, जोनल ऑफिस से लेकर के मंडल कार्यालय के लोग भी, सब लोग किसानों से राय लिए। सब लोगों ने कहा कि हाँ दिया जाए, रेलवे किसी ऑथराइज किसी एजेंसी को दे या अपने बुक करे, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन पार्सल वाहन चाहिए। पूरा हर साल मिलता है, पूरा आश्वासन दिए। आगे क्या रणनीति होगी? आगे रणनीति आंदोलन की होगी। अभी जिला प्रशासन से अनुरोध करेंगे कि आप राज्य सरकार के द्वारा रेलवे मंत्रालय को अनुरोध कीजिए कि हम लोगों को अभी 4 दिन टाइम है, उपलब्ध करावे। यदि नहीं उपलब्ध हुआ तो हम लोग आंदोलन पर जाएंगे, हम लोग रेल पटरी पर लेटेंगे, जान देंगे, उसके आगे कोई उपाय नहीं है। जी कब तक कोई डेडलाइन दिए हैं? हाँ 20 तारीख से। शाही लीची के लिए जब अभी माननीय मंत्री केंद्र सरकार के आए थे तो उन्होंने बोला था किसान एक्सप्रेस क्या व्यवस्था करेंगे। कल भी लीची टास्क फोर्स की बैठक की गई थी, उसमें भी जो प्रमुख जो उसके किसान हैं जो उत्पादन करते हैं या कुछ व्यापारी भी उसके मेंबर हैं, उन लोगों से बात की गई है। उन्होंने बताया कि 18 तारीख के बाद से अधिक संख्या में अधिक मात्रा में लीची का आवागमन चालू होगा, तो उसमें जो भी सुविधाएँ उनको प्रदान करनी होंगी और उन्हीं से सुझाव लेकर के उनको जो भी समस्या आ रही है उसको निदान करने के लिए सारे कदम उठाए जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों का भविष्य बेहतर से बेहतर कैसे बनाया जाए, इसे लेकर पूर्व के छात्रों ने शनिवार को आयोजित समारोह में एमआईटी के छात्रों के साथ अपने अनुभव को शेयर किया। अमेरिका से आए इंजीनियर कुमार अरविंद ने बताया कि इस कॉलेज के 100 से ज्यादा पूर्व छात्रों का एक ग्रुप है जो अमेरिका में रहते हैं। उस ग्रुप के जरिए मुजफ्फरपुर इंजीनियरिंग छात्रों को मदद कर भविष्य बेहतर बनाया जाएगा। समारोह में शामिल बीआईटी सिंदरी से आए प्रोफेसर आरपी गुप्ता ने भी बच्चों के बीच अनुभव को साझा किया। तो आज इन छात्रों के साथ मैं मिला। मैं यूएस से आया हूँ और वहाँ हमने एक ग्रुप फॉर्म किया है, मिट माई, जो कि एमआईटी का ग्रुप है। जितने लोग हम लोग यूएस में रहते हैं 100 लोग हैं, जिसमें 1954 बैच से लेके और 2006 और 7 रिसेंट बैच हैं। तो ये ग्रुप हम लोगों ने फॉर्म किया है कि हम लोग किस तरह से इस बच्चों को यहाँ पे हेल्प कर सकें, कैसे हम बच्चों को सॉफ्ट स्किल में डेवलप कर सकें, कैसे बच्चों को कह सकें कि तुम्हारी इंग्लिश की स्पीकिंग कैसी अच्छी हो जाए, तुम प्रिपरेशन कैसे कर सको इंटरव्यू के लिए, किस तरह से तुम ड्रेस कोड हो एंड बेनिफिट दीजिए स्टूडेंट्स। क्योंकि हम लोगों ने ये सोचा कि 30 साल पहले भी हम लोग इस कॉलेज में थे और जो जो हमारे सामने चैलेंजेस थी उन चैलेंजों को हम लोग अच्छे से समझते हैं। एंड ड्यूरिंग दिस मेनी ईयर्स, कोई 30 साल पहले था, कोई 20 साल था, कोई 15 था, वी ऑल हैज़ गॉन थ्रू इन सो मेनी फेजेस, वी हैव लर्न लॉट ऑफ थिंग्स, वी हैव गॉन डिफरेंट कंट्रीज। हमारे ग्रुप में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि 10 कंट्री घूम के आए हैं। लाइक फॉर मी इफ यू आस्क, आई एम ए कैनेडियन सिटीजन, आई एम ए यूएस सिटीजन, मेरे पास इंडिया का सिटीजन नहीं है लेकिन मैं पिछले इतने दिनों से बाहर हूँ। तो उन सारे एक्सपीरियंस को इन बच्चों को बताना, क्योंकि ये हमारे फैमिली के पार्ट हैं और इनको हम चाहते हैं कि ये एक्सेल करें। हम चाहते हैं कि ये जब यहाँ से निकलें तो अच्छे पोजीशन में पहुँचें, अच्छा करें और बहुत अच्छा करें। और ये हम लोगों ने काम इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि हम चाहते हैं कि फिर यही बच्चे जो काम आज हम कर रहे हैं फिर आके इसी तरह से इसी कुर्सी पर बैठ के फिर ये भी ये काम करना चालू करें, ताकि हमारा एक ग्रुप बने और हमारा कॉलेज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन इंडिया हो जाए, ताकि लोगों को पता हो कि हम लोग एसोसिएटेड हैं, हम लोग हर तरह से यहाँ पे हेल्प करने को तैयार हैं। एंड ये हम लोगों का एक वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है, कोई हमें फोर्स नहीं कर रहा है। वी ऑल आर इंटरेस्टेड, वी ऑल वांटेड टू डू समथिंग और हम अपने मन से कर रहे हैं और इसमें किसी का कोई रोक नहीं है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बेनिफिट ऑफ दिस किड्स। ये जितने स्टूडेंट्स हैं इनके बेनिफिट के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, इनको हमें बेनिफिट करना है। एंड दे ऑल आर डूइंग अमेजिंग। ये काफ़ी ज़्यादा राइज कर रहे हैं एंड दे देमसेल्फ आर वेरी गुड। ये बच्चे काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, काफ़ी इंटरेस्टेड हैं, काफ़ी मोटिवेटेड हैं। तो इनका इंटरेस्ट और मोटिवेशन इज आवर स्ट्रेंथ। तो उससे हम लोग काफ़ी मोटिवेटेड होके और हम लोग एक साथ काम कर रहे हैं एंड थिंग्स आर रियली गोइंग वेरी गुड। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से शनिवार को मुजफ्फरपुर कचहरी में आयोजित लोक अदालत में विभिन्न विभागों के 1000 से अधिक मामलों का निपटारा किया गया।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार सिन्हा ने बताया कि लोक अदालत एक और जहां पक्षकारों के लिए फायदे का काम है, वहीं न्यायालय में लंबित मामलों का निस्तारण होने से पेंडेंसी भी कम होती है। लोक अदालत में आपस में समझाने के बाद राजीनामा से होने वाले मामले का निस्तारण हमेशा के लिए पूर्ण हो जाता है। लोक अदालत में निस्तारण के बाद कहीं पर भी इस मामले की अपील नहीं होती। ये लोक अदालत में मामले के निपटारे की सबसे बड़ी खास बात है। आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन इस न्यायालय परिसर में किया गया, जिसमें 12 बेंचों का गठन है। इसमें मुख्यतः जो क्रिमिनल कंपाउंडेबल केसेस जो पेंडिंग है सिविल कोर्ट में, उसका निपटारा किया जा रहा है। साथ में जो बैंक के केसेस हैं, छोटे मोटे ऋण से संबंधित, वो सारे भी इसी परिसर में आज हम लोगों ने टोटल 10,000 से ज़्यादा केसेस चिन्हित किया। बैंक के, BSNL के, बिजली बोर्ड, क्रिमिनल कंपाउंडेबल केसेस, क्लेम केसेस, इवन फैमिली कोर्ट के भी 15 केसों को चिन्हित किया गया है। और अभी तक के जानकारी के हिसाब से उसमें 3 केसों का निपटारा आपसी सहमति से हो चुका है फैमिली कोर्ट का, और केसों में बातचीत अभी हो रही है। संभावना है कि फैमिली कोर्ट के और केस डिस्पोजल किए जाएंगे। हाँ, डेफिनेटली लोक अदालत में सबसे बड़ी बात है कि आपसी सहमति से केसों का निपटारा होता है, तो एक सौहार्द का एटमॉस्फेयर बनता है बिटवीन द पार्टीज़, और ये एक बहुत अच्छी बात है। और इससे साथ साथ जो हमारे सिविल कोर्ट की पेंडेंसी है वो भी कम होती है। इस लोक अदालत में लगभग 500 से ज़्यादा सिविल कोर्ट के पेंडिंग केसेस का डिस्पोजल संभावित है। अमर बलिदानी बैकुंठ शुक्ल के 88वें बलिदान दिवस पर श्री नवयुवक समिति ट्रस्ट और नागरिक मोर्चा के संयुक्त तत्वावधान में शहीद भगवान लाल पुस्तकालय भवन में श्रद्धांजलि सभा सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसमें मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा, अधिवक्ता मुन्नी चौधरी, वरिष्ठ साहित्यकार उषा किरण श्रीवास्तव सहित उपस्थित लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प चढ़ाकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही मानवता एवं समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने वाले शहर के दर्जनों गणमान्य लोगों को बैकुंठ शुक्ल सम्मान पत्र 2022 से सम्मानित किया गया। अमर बलिदानी बैकुंठ शुक्ल की आज 88वीं बलिदान दिवस है। आज ही के दिन फिरंगी सरकार ने महान देशभक्त को गया के सेंट्रल जेल में फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया था। राष्ट्र आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। 75वें वर्षगांठ पर भी शहीदों की उपेक्षा बहुत ही शर्म और लज्जा की बात है। आज सुबह में बैरिया गोलंबर चौक, जहां महान देशभक्त का आदमकद प्रतिमा स्थापित है, वहां शहर के गण्यमान्य सैकड़ों लोगों द्वारा माल्यार्पण अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। और वहां भी यह मांग की गई कि गया जेल का नाम अमर शहीद बैकुंठ शुक्ल के नाम पर किया जाए और हाजीपुर रेलवे स्टेशन का नाम बैकुंठ शुक्ल के नाम पर किया जाए और उनकी जीवनी पाठ्य पुस्तकों में शामिल की जाए। आज शहीद भगवान लाल पुस्तकालय भवन में नागरिक मोर्चा, श्री नवयुवक समिति ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में अमर बलिदानी बैकुंठ शुक्ल सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें वरिष्ठ स्वतंत्रता सेनानी महेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जिला संयोजिका समाज सेविका मोनालिसा उषा किरण श्रीवास्तव, वरिष्ठ अधिवक्ता मुन्नी चौधरी, वरिष्ठ किसान नेता चंदेश्वर प्रसाद चौधरी, पूर्व मंत्री सुरेश कुमार शर्मा, डॉक्टर रमेश कुमार केजरीवाल, रणवीर अभिमन्यु, सपना प्रियदर्शनी, अनिल अर्जुन, अनिला शाही, मोनालिसा सहित दर्जनों समाज सेविकाओं, समाज सेवी, साहित्यकार डॉक्टर संजय पंकज सहित दर्जनों लोगों को आज हम लोगों ने अमर बलिदानी बैकुंठ शुक्ल सम्मान पत्र से सम्मानित किया है और आगे भी ये कार्यक्रम होगा। कल उनका जयंती है।
आज उनका बलिदान दिवस था और कल उनका जयंती है। कल सुबह 9 बजे फिर बैरिया गोलंबर पर जहां उनकी प्रतिमा है वहां समारोह, जयंती समारोह का आयोजन होगा। इसलिए समस्त नगरवासियों और देशभक्तों से हम लोग ये अपील करते हैं कि आप अपने पूर्वजों को, अपने महान आत्माओं को नमन करें। शनिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पत्नी शिक्षाविद समाज सेविका रही मंजू सिन्हा की 15वीं पुण्यतिथि पर पटेल हितकारिणी संघ की ओर से मुजफ्फरपुर के नवनियुक्त समिति सभागार में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें संघ के संस्थापक शिशिर कुमार नीरज, जदयू जिलाध्यक्ष मनोज कुमार, महिला के प्रदेश सचिव डॉली मित्तल, जानकी श्रीवास्तव सहित उपस्थित लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। शिशिर कुमार नीरज ने कहा कि मंजू सिन्हा की सबसे बड़ी खासियत थी कि कभी भी अन्य नेताओं की पत्नी की तरह सरकारी सुविधा का लाभ अपनी जिंदगी में नहीं ली। आज माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की धर्मपत्नी स्वर्गीय मंजू सिन्हा एसके बैंक्वेट हॉल सेंट्रल बैंक के सामने मेन रोड माड़ीपुर मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है, जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। एसके बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावा पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1, 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित एसके बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 8259954791। को जन्म दिया जिसका नाम बेसमेंट पार्किंग और फर्स्ट फ्लोर हॉल, सेकंड फ्लोर हॉल, स्कूल में थर्ड फ्लोर रूम की गई। फोर्थ फ्लोर हॉल। शिक्षा के एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है फर्स्ट फ्लोर का। सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। इस मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं। क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। नहीं जाना पड़े। इस तरह वो हम लोगों की भी प्रेरणा स्रोत बन गई और मुख्यमंत्री जी उनके अधूरे कार्यों को आज पूरा करने में लगे हुए हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत यह थी कि यह एक शिक्षाविद थी और समाज के प्रति इनका सोच बिल्कुल ही सकारात्मक था। मंजू सिन्हा जी ने कभी भी अन्य नेताओं की पत्नी की तरह सरकारी सुविधा का लाभ अपने ज़िंदगी में नहीं लिया, इसलिए वह हम लोगों के लिए पूजनीय और प्रेरणा स्रोत हैं। बिहार सरकार के द्वारा अधिसूचना संख्या 689 दिनांक 23 अगस्त 2016 को रद्द करके बिहार के लोहार जाति को कमार का उपजाति बनाकर क्रमांक 115 पर अंकित परविष्ट कमार लोहार और कर्मकार पुनः स्थापित की गई। इसके विरोध में लोहार समाज ने शनिवार को समाहरणालय परिसर में प्रदर्शन किया। मौके पर राधे श्याम ठाकुर, धर्मेंद्र कुमार शर्मा, काफी संख्या में समाज से जुड़े लोग मौजूद रहे। धरना दे रहे हैं कि आप लोगों को भी पता है कि 8/8/16 के बाद लोहार जाति को बिहार सरकार ने एसटी का सुविधा देना बहाल किया और
ऐसा क्या हुआ कि फिर हम लोगों को इस अप्रैल से हम लोगों को एसटी का सुविधा वापस ले लिया गया। इनका मानना है कि सुप्रीम कोर्ट ने लोहार जाति को एसटी नहीं माना है, लेकिन इसको हम समझते हैं कि हमारे अधिकारीगण और बिहार सरकार के माननीय मुखिया भी शायद इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जो LOHARA है उसकी एसटी की सुविधा बहाल रहेगी, और उसने LOHAR जो लोहार है उसको खारिज किया है, उसको नहीं माना है। जबकि हम लोगों का खतियान में स्पष्ट है कि हम लोहार यहाँ के मूलवासी हैं, मूल निवासी हैं, और हम लोगों का किसी जाति के हम उपजाति नहीं है। इससे पहले भी आप देख रहे होंगे, इससे पहले भी हम जाति प्रमाण पत्र कहिए तो उपलब्ध कराते हैं। 2016 से पहले भी जितना भी हमारा कास्ट सर्टिफिकेट बना, जिस समय ABC भी बन रहा था, तो हम लोगों को किसी का उपजाति नहीं बनाया जाता था। आज ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने LOHARA को भी उपजाति के रूप में कमार में चिन्हित किया है और उसका प्रमाण पत्र बनाने का आदेश दिया है, जो सरासर गलत है, और इसको हम लोग नहीं मानेंगे। इसकी लड़ाई हम लोग रोड पर हो, सदन में भी हो, हम लोग लड़ते रहेंगे, इसीलिए आज धरना दे। AES चमकी बुखार पर प्रभावी नियंत्रण और इलाज को लेकर शनिवार को मुजफ्फरपुर में आयोजित बैठक में DDC आशुतोष द्विवेदी ने कोर कमेटी के कार्यों की समीक्षा की। DDC आशुतोष द्विवेदी ने कहा कि जिला स्तरीय कोर कमेटी के अतिरिक्त 5 उप समितियां विभिन्न अधिकारियों की अध्यक्षता में बनाई गई है। मैटरनल एवं शिशु स्वास्थ्य केयर सेंटर बनकर तैयार है। PICU का निर्माण किया जा रहा है। AES कोर कमेटी की बैठक में भी AES की जो भी सिचुएशन है और उसके लिए हम लोग क्या क्या कदम उठा रहे हैं, उसको लेकर के सभी संबंधित जितने भी स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ बैठक की गई है। और अभी वर्तमान में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है, और आगे भी पूरी तरह से सजगता के साथ इसको कंट्रोल करने के लिए बोला गया है। और जो भी जन जागरूकता के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जैसे कि LED वैन्स अलग अलग पंचायतों के अलग अलग टोलों में जा कर के हर दिन शाम को टूर के हिसाब से लोगों को वीडियो फिल्म के हिसाब से जागरूक कर रही है, और उसके साथ ही साथ पोस्टर हैंडबिल के माध्यम से भी जागरूक किया जा रहा है, उनकी समीक्षा की गई है। और अगला जो हैंडबिल का एक चरण हम लोग बांट चुके हैं, दूसरा चरण अभी 19 तारीख से पोलियो टीकाकरण का भी कार्य प्रारंभ होना है। तो उसके साथ साथ जब भी टीम जाएगी पोलियो का टीका लगाने के लिए, तो वो टीम व्यक्तिगत रूप से भी लोगों को AES के विषय में भी जागरूक करेगी, और हैंडबिल्स का भी द्वितीय चरण का वितरण भी उस समय प्रारंभ कराया जाएगा। उसके अतिरिक्त स्थितियाँ अभी पूरी तरीके से नियंत्रण में हैं, और अधिक से अधिक मात्रा में लोगों को जन जागरूकता फैलाई जा रही है। सभी विभाग इसमें पूरी तरीके से सहयोग कर रहे हैं। जितने भी कोषांग हैं वो पूरी तरह से एक्टिव हैं, और जो भी सारे हमारे PHCs CHCs हैं वहाँ पर अपेक्षित जो लिस्ट विभाग से दवाओं की मिली है वो भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। तो अभी किसी भी प्रकार की कोई समस्या की फिलहाल संभावना नहीं। चित्रगुप्त एसोसिएशन के चुनाव संपन्न होने के बाद संगठन 2 गुटों में बंटा दिख रहा है। चुनाव में 10 पदों के लिए 60 उम्मीदवार मैदान में थे। इस 10 पदों के लिए 25 उम्मीदवार चुने जाते हैं। चुनाव शुरू होने से पहले 2 पैनल बनाया गया। पैनल 1 में पुराने उम्मीदवार और पैनल 2 में नए उम्मीदवार थे। 8 मई को एसोसिएशन का मतदान हुआ। 9 और 10 मई को वोटों की गिनती हुई। पैनल 1 के सभी उम्मीदवार जीत गए और पैनल 2 के उम्मीदवार हार गए। हारे हुए उम्मीदवारों ने पूरे चुनाव प्रक्रिया पर गड़बड़ी का आरोप लगा दिया और रिकाउंटिंग की मांग करने लगे। यहाँ तक कि प्रशासनिक अधिकारियों से भी गुहार लगा दी। चुनाव प्रभारी अध्यक्ष और सचिव पर दबाव बनाने लगे कि चुनाव में धांधली हुई है। इसी को देखते हुए शनिवार को एसोसिएशन के महामंत्री अजय नारायण सिन्हा ने प्रेस वार्ता कर बताया कि सभी लोग एसोसिएशन के हितकारी हैं। जो लोग विजयी हुए हैं वो भी एसोसिएशन के हित के बारे में सोचते हैं और जो लोग हारे हैं वो भी एसोसिएशन के हित के बारे में सोचते हैं। इसलिए हारे हुए उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वोटरों ने जो फैसला लिया है उसका सम्मान करें और एसोसिएशन के डेवलपमेंट के बारे में सोचे। वहीं उन्होंने चुनाव की नोटिफिकेशन से लेकर मतगणना तक के प्रोसेस को बारी बारी से बताया। उन्होंने कहा मतदान और मतगणना सभी प्रत्याशियों की उपस्थिति में हुई है और इस चुनाव में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। सभी लोग रिजल्ट का सम्मान करें। प्रेस वार्ता के दौरान राकेश सम्राट सहित नवनिर्वाचित सभी एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी मौजूद थे। ग्यारह तारीख को शाम में 5 बजे हम लोगों को निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र दिया गया।
उसके बाद भगवान चित्रगुप्त की बृहद पूजा और आरती की गई। तत्पश्चात कार्यकारिणी की प्रथम बैठक आयोजित की गई और उस बैठक में भी यह निर्णय लिया गया कि जितने भी उम्मीदवार निर्वाचन में प्रक्रिया में शामिल थे उन सभी उम्मीदवारों का सहयोग चित्रगुप्त एसोसिएशन के उत्तरोत्तर विकास में लिया जाएगा और ऐसा आश्वासन पराजित उम्मीदवारों ने भी दिया। पूर्व में भी चित्रगुप्त एसोसिएशन में अनेक बार बैलेट से चुनाव हुए हैं, अनेक बार सर्वसम्मति से भी चुनाव हुए हैं और जब भी चुनाव हुए बैलेट से भी हुए, चुनाव के बाद कोई विपक्ष नहीं रहा। विपक्ष और सत्ता पक्ष एक साथ मिलकर चित्रगुप्त एसोसिएशन और समाज के विकास के लिए काम करता रहा। लेकिन कल एकाएक शाम में हम लोगों को जानकारी हुई कि 7 उम्मीदवारों ने 60 में से 7 उम्मीदवारों ने समाहर्ता महोदय को कोई आवेदन दिया कि पुनर्मतगणना कराई जाए, जबकि मतदान एवं मतगणना के बीच किसी भी उम्मीदवार ने निर्वाचन पदाधिकारी को कुछ भी ऐसा लिख कर नहीं दिया कि मतदान में या मतगणना में किसी प्रकार की गड़बड़ी हो रही है। कानून भी यह कहता है कि अगर पुनर्मतगणना की किसी की मांग है तो मतगणना के दौरान ही उसे पुनर्मतगणना के लिए आवेदन देना होता है। लेकिन ऐसा न करके समाज में एक गंदगी फैलाने की बात हम कह सकते हैं। नई चीज़ एक हम लोगों को देखने को मिला कि चुनाव के बाद भी इसको सड़क पर संस्था को बदनाम करने की स्थिति आ गई। जैसे कि कुछ राजनेता सत्ता पक्ष का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगते हैं, उसी प्रकार से कुछ उम्मीदवार विजयी उम्मीदवारों का विरोध करते करते संस्था के विरोध और संस्था की हानि और संस्था की गरिमा का हनन, संस्था की गरिमा के हनन की स्थिति उत्पन्न कर दिए हैं, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और यह मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन सभी को यह संदेश देना चाहता हूं कि संस्था अगर है तो हम सभी हैं। संस्था ही अगर समाप्त हो जाएगा तो हम सभी कुछ नहीं रह जाएंगे। इस संस्था को बहुत कठिन तपस्या से आज जिस वर्तमान स्थिति में इस संस्था को हम देख रहे हैं उस स्थिति में पहुंचाया गया है। इस संस्था का 80% भाग दूसरों के कब्जा में जा चुका था और आज के दिन में मात्र 2% भाग दूसरे के कब्जा में है, जो कि खाली कराने की प्रक्रिया सतत चल रही है। जो दो आजीवन सदस्य जहां थे वहां 6000 आजीवन सदस्य हैं। जहां एक संरक्षक सदस्य थे वहां 49 संरक्षक सदस्य हैं। और जो कभी छाता चौक के इर्द गिर्द चित्रगुप्त एसोसिएशन सिमटा था, वह आज मुजफ्फरपुर ज़िले के हर कोने और हर गांव में फैल गया है। इसे और विस्तार देना है और संगठित करना है। समाज के उत्थान के लिए लगातार जो काम हो रहे हैं चित्रगुप्त एसोसिएशन में, चाहे वो पितृविहीन बच्चों को छात्रवृत्ति देना हो, चाहे पितृविहीन बच्चियों की शादी कराना हो, चाहे बच्चों को पुस्तकें उपलब्ध करानी हो, या फिर किसी के
देहांत हो जाने पर अगर उसकी क्षमता नहीं है तो चित्रगुप्त एसोसिएशन के द्वारा उसके दाह संस्कार और श्राद्ध का कर्म करना हो, ये हर तरह का काम चित्रगुप्त एसोसिएशन आज कर रही है। और ऐसा करने के कारण ही इस चित्रगुप्त एसोसिएशन के प्रति लोगों का लगाव बढ़ा है, सदस्यता बढ़ी है और लोग इससे जुड़ रहे हैं। संस्था का विरोध जो लोग कर रहे हैं उनसे मैं पुनः अपेक्षा करता हूं कि वे इस बात को भूलें और मतगणना पुनर्मतगणना की वहाँ विशेष आवश्यकता होती है जहाँ 5, 10, 50, 100 वोट से 1% वोट से लोगों का निर्वाचन में फर्क होता है। यहाँ 800 से 400 तक जो विजयी टीम है उसके जीतने का मार्जिन 800 से 400 मत है। 2632 वोट गिरे थे जिसमें से विजयी उम्मीदवार को 1500 वोट तक मिले हैं, कम से कम 1200 वोट मिले हैं और जो पराजित उम्मीदवार हैं उन लोगों को 800 के नीचे वोट आया है। इसलिए यह मार्जिन भी बहुत बड़ा है जीत का, जहाँ की निर्वाचन पदाधिकारी या निर्वाचन प्रक्रिया पर प्रश्न उठाना बिल्कुल ही निराधार प्रतीत होता है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के दीजिए डेड न्यूज परिवार को इजाजत। नमस्कार। एसके बैंक्वेट हॉल सेंट्रल बैंक के सामने मेन रोड माड़ीपुर मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। एसके बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1, 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित एसके बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 8259954791। बेसमेंट पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर हॉल, सेकेंड फ्लोर हॉल, थर्ड फ्लोर रूम, फोर्थ फ्लोर हॉल। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है फर्स्ट फ्लोर का। सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। इस मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं।